नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार पुलिस की 2 महिला सिपाही को गोली लगी, ट्रेनिंग के दौरान हुआ मिसफायर। होटल संचालक से अपराधियों ने मांगी 10 लाख की रंगदारी, मैसेज लिखा पैसे नहीं मिला तो मार देंगे गोली। और ट्रक के तहखाने में 1600 किलो से ज्यादा इंसानी बाल जब्त, चीन ले जाने की थी तैयारी, 3 तस्कर नेपाल बॉर्डर पर धराए। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार पुलिस की 2 महिला सिपाही बुधवार को मुजफ्फरपुर में गोली लगने से घायल हो गई। दोनों गोपालगंज जिला पुलिस की सिपाही है। वह मुजफ्फरपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग प्रैक्टिस के लिए आई थी। इस दौरान मिसफायर होने से उनके पैरों में गोली लग गई। घायल सिपाहियों को एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ कैंप स्थित फायरिंग रेंज में बुधवार को यह हादसा हुआ। मिस फायरिंग की वजह से दोनों महिला सिपाही को गोली लग गई। ट्रेनिंग सेंटर के कर्मियों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि दोनों महिला सिपाहियों के पैरों से गोलियां निकाल दी गई हैं। डॉक्टर ने उनकी हालत को स्थिर बताया है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है। आज गोपालगंज से जो जिला पुलिस आई हुई थी यहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, तो झप्पा स्थित सीआरपीएफ कैंप में एक घटना हुई है जिसमें मिसफायर हो गया है और उसमें 2 महिला सिपाही उनके पैर में गोली लग गई थी और अभी वो सुरक्षित हैं। उनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है और अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। कैसी घटना हुई मैम? वहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान पे मिसफायर हो गया है एक्सीडेंटली और उसी में 2 महिला कांस्टेबल जो हैं वो जख्मी हो गई हैं और अभी वो उनका इलाज किया जा रहा है एसकेएमसीएच में और अभी वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है। और दूसरे सिपाही से मिसफायर हुआ था या ये लोग ही? वहाँ पे जो बट पे थे एक हवलदार, उनसे मिसफायर हो गया है और उसी में ये घटना हुई है। दोनों के पैर में गोली लगी है? दोनों के पैर में गोली लगी है, गोली निकल गई है और अभी दोनों स्टेबल हैं और उनका अभी इलाजरत है इसके। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना के मधौल स्थित विकास लाइन होटल के संचालक विकास कुमार से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। साहिबगंज के कुख्यात अपराधी छोटू राणा के नाम पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग की गई है। रुपए नहीं देने पर गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी गई है। इससे लाइन होटल संचालक व उसका परिवार दहशत में है। घटना के बाबत लाइन होटल संचालक ने तुर्की थाने में जिस मोबाइल नंबर से रंगदारी का मैसेज आया है उसके धारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने जांच के लिए नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है। छोटू राणा साहिबगंज का रहने वाला है, इसीलिए वहां के थानेदार भी इसमें शामिल हैं। डीआईयू की टीम सर्विलांस टीम की मदद से जिस नंबर से रंगदारी का मैसेज आया है उसको ट्रेस करने में जुट गई है। पुलिस यह जानना चाह रही है कि छोटू राणा ने ही रंगदारी मांगी है या फिर किसी दूसरे अपराधी ने उसके मोबाइल का इस्तेमाल करके यह रंगदारी का कॉल किया है। पुलिस टीम कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पहले 31 दिसंबर को फ़ोन आया था तो हम उसको हल्के में ले लिए रंगदारी के लिए। अपना नाम वो छोटू राणा, वो प्रताप राणा बता रहे हैं, साहिबगंज का रहने वाला है और धुरंत अपराधी हैं। तो पहला कॉल को हम इग्नोर कर दिए। फिर दूसरा 5 तारीख को फ़ोन आया तो 5 को हमने कॉल को इग्नोर किया तो व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से जो है 10 लाख रुपए का रंगदारी मांग रहे हैं।
क्या बोला? बोला रंगदारी दे दो ना तो मार देंगे, हत्या कर देंगे। होटल अगर चलाना है तो 10 लाख रुपया देना होगा, तभी होटल चला पाओगे, नहीं तो मार देंगे। कितना बार कॉल आया अब तक? अभी तक 10 बार कॉल आ गया हुआ है और मैसेज जो है अभी 22 मैसेज टोटल है उसका 22। सिर्फ पैसा ही मांगा जा रहा है? हाँ, पैसा और जान है मारने की धमकी। परिचय में क्या बता रहा है? छोटू राणा और प्रताप राणा, घर साहेबगंज बता रहे हैं। मामले में आवेदन वगैरह दिए थे? हाँ, पुलिस को हमने आवेदन दिया है। कब दिए थे? 5 तारीख को दिए हैं आवेदन। क्या कुछ सहयोग मिला? अभी तक तो कुछ सहयोग नहीं मिला है, यही बोला जा रहा है जो काम हो रहा है, लेकिन यही कहना है नेताजी के लिए जो है कुछ अलग कानून है, आम आदमी के लिए अलग कानून है। धमकी बना तो लाने के बाद हम हाँ, ये तो डरे हुए हैं, कहीं निकल नहीं रहे हैं। होटल चला पाना जो है ये हो चुका है और स्टाफ लोग अब रहना नहीं चाह रहा है, होटल बंद होने के कगार पे है। स्टाफ मना कर देगा? हाँ, काम करने से मना कर रहा है। जब यहाँ ये चीज़ है तो नहीं रहना चाह रहे हैं हम लोग। कितना डर है? क्या हत्या भी हो सकती है? ये वो जिस टाइप का अपराधी उसके बारे में पता चला है, जो वो इनामी अपराधी है, तो हत्या तो सुनिश्चित ही है, जो हत्या कर देगा। पैसा मांगा तो कहीं जगह भी बताया? नहीं, अभी वो जगह नहीं बताया है। बाकी पैसा हमारे, वो तो लास्ट वार्निंग दे दिया है, मैसेज में दे दिए हुए हैं कि आज के बाद हम नहीं मांगेंगे, अपना टेक केयर, ध्यान रखिएगा, गुड बाय। जब आपका लास्ट टाइम ख़त्म हो गया हुआ है। मैसेज कब आया था आपको? जी, टेक केयर, ध्यान रखने। ये 5 तारीख को आया है, तब जाके हमने थाना में आवेदन दे दिया। क्या जाहिर हो रहा है? इससे क्या जाहिर हो रहा है? कानून से धज्जियाँ ही उड़ रही है ना, क्या जाहिर होगी? हत्या करने के भी फिराक में है? हाँ, हत्या की तो फिराक में है ही, तभी तो रंगदारी मांग रहा है ना। कार्रवाई अगर नहीं होती तो क्या हत्या भी हो सकती? हाँ, फाइनली है जो हो जाएगी। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। इससे पहले होटल का नाम क्या? विकास लाइन होटल। पहले भी ऐसी कोई घटना हुई? हाँ, इसके पहले भी एक बार गाड़ी पे गोली चली हुई है। कब चली थी? हो गया 2-3 महीने हो गए उसके, 3 महीने हो गए। मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने चीन ले जाया जा रहा 80 लाख का इंसानी बाल नेपाल बॉर्डर से जब्त किया है। डीआरआई ने यह कार्रवाई उस समय की जब ट्रक मधुबनी के मधवापुर बॉर्डर पार कर रहा था। ट्रक के तहखाने में 16 किलो 80 ग्राम इंसानी बाल को छिपाकर रखा गया था, जिसकी कीमत 80 लाख आंकी गई है। इस मामले में बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि चीन में भारतीय इंसानों के बाल से बने विग की अधिक डिमांड है। टिकाऊ होने से यह महंगा बिकता है। जब्त बाल तिरुपति से खरीदकर लाया गया था। तिरुपति और अन्य धार्मिक स्थलों पर मुंडन के लिए बड़े पैमाने पर लोग जुटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बाल एकत्रित कर नेपाल के रास्ते चीन भेजते हैं। डीआरआई के सूत्रों ने बताया कि बंगाल और बिहार के 3 तस्करों के नेपाल बॉर्डर से इंसानी बाल ले जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर ट्रक को जब्त किया गया। मौके से मुर्शिदाबाद के अताउर रहमान और अब्दुल अजीम शेख को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर बिहार के तस्कर को पकड़ा गया। पहली बार मुजफ्फरपुर डीआरआई ने इंसानी बाल जब्त किया है। आपको बता दें कि मधुबनी बॉर्डर इलाके में सक्रिय तस्करों का गिरोह इतना मजबूत है कि कई बार एसएसबी पर भी हमला कर चुके हैं। आपके घर के आसपास अगर कोई बाल खरीदने आता है तो समझ जाइए कि उस बाल की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। और ऐसा एक मामला का खुलासा डीआरआई की टीम ने किया है। मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नेपाल बॉर्डर से, आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं वो ट्रक है, और ट्रक में भारी मात्रा में इंसानी बाल को बरामद किया। इसमें इंसानी बाल है जो कि विदेश ले जाया जा रहा था। चाइना और नेपाल में इसकी तस्करी हो रही थी, और इसमें इंडिया से ये बाल की तस्करी होकर वहाँ बिग लोग पहनते हैं, और यहाँ का बाल वहाँ के लोग जो है खूब पसंद करते हैं। और जिस तस्करी का खुलासा डीआरआई की टीम ने किया है, और देख सकते हैं तस्वीरों में, ये गठरी में जो है 20-20 केजी का गठरी है, और इसी में बाल जो है वो पैकिंग किया गया था। किस तरह से पैकिंग है आप देख सकते हैं, और इसी पैकिंग के जरिए चीन और नेपाल में इसकी तस्करी की जा रही थी। और इस मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। और जो इसकी कीमत है वो करीबन 80 लाख रुपए आकी गई है। डीआरआई के मुताबिक जो इसकी कीमत है वो 80 लाख बताई जा रही है। फिलहाल डीआरआई की टीम जो है वो सभी से पूछताछ कर रही है, और जो मेन आरोपी है उसकी पहचान करने में जुटी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर में राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की है। यह सिगरेट दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन स्थित गायघाट मैठी टोल प्लाजा के पास से एक कंटेनर से बरामद हुई। सिगरेट को दिल्ली ले जाया जा रहा था। डीआरआई ने कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कंटेनर में बनाया गया था तहखाना। सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने मंगलवार देर रात टोल प्लाजा के पास कंटेनर को रोका। तलाशी के दौरान कंटेनर में एक तहखाना मिला जिसमें विदेशी ब्रांड की सिगरेट छिपाई गई थी। यह सिगरेट अवैध रूप से दिल्ली ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और तस्करी के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए डीआरआई आगे की जांच में जुटी हुई है। अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन विदेशी सिगरेटों की सप्लाई कहां-कहां की जानी थी। मुजफ्फरपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने एक युवक को रौंद दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना हथौड़ी थाना इलाके के रामनगर चौक की है। मृतक की पहचान हथौड़ी बलुआहा निवासी उपेंद्र शाह का 27 वर्षीय पुत्र अनीश कुमार के रूप में हुई है। जवान बेटे की मौत पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर की शाम अनीश ससुराल जा रहा था। ससुराल जाने के पहले वह मिठाई खरीदा, फिर वहां से ससुराल जाने लगा। इसके बाद रामनगर चौक के समीप बेकाबू ट्रैक्टर ने उसे ठोकर मार दी। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार की सुबह अनीश की मौत हो गई। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना बलुआहा ग्राम निवासी अनीश कुमार है, जो कि अपने ससुराल जा रहा था। रामनगर चौक पे मिठाई खरीदने के लिए रुका और मिठाई खरीद के फिर मोटरसाइकिल से आगे बढ़ा तो एक ट्रैक्टर आई, जो कि स्थानीय लोग बता रहे थे कि सुबोध राय का ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पे मिट्टी लदी हुई थी और वो तेज़ रफ्तार से इसको अनीश को ठोकर मारा, जिसके बाद पूरी तरह से वो घायल हुआ। फिर स्थानीय लोग के सहयोग से उसको मुजफ्फरपुर में एडमिट करवाया गया। 3 दिन यहाँ इलाज चला है। उसके बाद यहाँ के डॉक्टर रेफ़र कर दिए। फिर पटना के मेदांता में वहाँ एडमिट था, लेकिन अंततः उसकी कल रात में मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले थे तक? हथौड़ी थाना के क्षेत्र बलुआहा गांव के। क्या करते थे? अभी तो बस वो गांव में ही खेतीबाड़ी करते था। शादी हो गया था? हाँ, शादी 8 महीने की एक बच्ची भी है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के परिजन को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उनके ठहरने के लिए अस्पताल कैंपस में ही एक मॉडर्न गेस्ट हाउस तैयार किया गया है, जिसमें IGIMS की तर्ज पर सुविधा मुहैया कराए जाएंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर अस्पताल प्रशासन ने बेहतर सुविधा वाले गेस्ट हाउस तैयार किए हैं, जिसमें मरीजों के परिजन को सस्ते दर पर ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। मात्र 30 रुपये में ठहरने के लिए बेड मिलेगा। इसके अलावा 30 रुपये में भोजन और 15 रुपये नाश्ता की व्यवस्था की गई है। अभी मरीज के परिजनों को अस्पताल में ठहरने के लिए काफ़ी कठिनाई होती है। अस्पताल में एडमिट मरीज के परिजन को कोई बेड की जुगाड़ लगानी पड़ती है। अगर मरीज से बेड फुल है तो फर्श पर चादर बिछाकर रहना पड़ता है, लेकिन बहुत ही जल्द मरीज के परिजनों को इस समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। इसी वर्ष से मॉडर्न गेस्ट हाउस मरीज के परिजनों को ठहरने के लिए खोल दी जाएगी। गेस्ट हाउस बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसके अलावा OPD में दिखाने आए मरीज के परिजनों को भी रुकने के लिए वेटिंग रूम तैयार किया गया है। इसमें परिजनों के लिए टेलीविज़न LED के माध्यम से मरीज के नंबर की जानकारी मिलेगी। परिजन वेटिंग रूम में बैठकर स्थिति देखेंगे। अभी मरीज के परिजनों को चबूतरा पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है। इससे उन्हें निजात मिलेगी। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि वर्तमान में मरीजों के लिए जो सुविधा है वह मिल रहा है, लेकिन मरीज के परिजनों के लिए भी बहुत जल्द अतिरिक्त सुविधा शुरू हो रही है। पहले परिजनों को रहने ठहरने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, अब उनके रहने और ठहरने की भी सुविधा की गई है। इसके लिए CSR मद से गेस्ट हाउस बनाया गया है। इसमें बहुत ही रियायती दर पर मरीज के परिजन को ठहरने की व्यवस्था होगी। सदर अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगा? देखिए, वर्तमान में मरीजों के लिए जो भी सरकार से उपलब्ध सुविधा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन एक मरीजों के परिजन के लिए जो अतिरिक्त सुविधा हम बहुत ही जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं,
जिसमें मरीज़ के परिजन को रहने ठहरने की यहाँ अस्पताल परिसर में कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए CSR मद से एक 100 बेड का गेस्ट हाउस बना है, जिसमें बहुत ही रियायती दर पर उनके परिजन को परिसर में ही ठहरने की व्यवस्था होगी। ठहरने से लेके उसमें उनके खाने पीने की भी व्यवस्था होगी, जो PP मोड पर होगा और उसका दर बहुत ही रियायती होगा और अफोर्डेबल होगा। क्या क्या सर दर उसका किया गया है? अभी दर निर्धारित एजेंसी कम्पीट करेंगे, उनको वो कार्य दिया जाएगा। हम समझते हैं वो न्यूनतम दर पर होगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आगामी रविवार 12 जनवरी को सर्व हिंदू समाज द्वारा प्रस्तावित विशाल सनातन धर्म समागम की तैयारी अब अंतिम चरण में है और संत महात्माओं जागरूक सनातनियों को आमंत्रित करने का कार्य संपन्न हो चुका है। कार्यक्रम में 101 सनातन योद्धाओं को त्रिशूल, अंगवस्त्र आदि प्रदान कर सम्मानित भी किया जाएगा। ये जानकारी बुधवार को मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर के सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कार्यक्रम के संयोजक वैभव मिश्रा ने दी। साथ ही कहा कि हमारा उद्देश्य हिंदू समाज के विभिन्न घटकों की एकता को सुनिश्चित करना और जात पात के बंधन को मिटाकर उनके भाईचारा को बल प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संपर्क और गोष्ठियों के माध्यम से हिंदू समाज के जागरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस दौरान लोगों में अपार उत्साह और जोश देखने को मिला है। वहीं कार्यक्रम के संरक्षक आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने बताया कि मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर से लेकर सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर तक बिहार के सभी प्रमुख मंदिरों के संतों और महंतों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के न्यासी और नेपाल राज परिवार के पुरोहित पंडित अर्जुन प्रसाद वास्तोला एवं नेपाल जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खेम आचार्य भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। मौके पर महंत पंडित अभिषेक पाठक, विकास कृष्ण कवि, सह संयोजक डॉक्टर साकेत सुमन ठाकुर, अनमोल ठाकुर, गोपाल कुमार, आकाश कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्व हिंदू समाज मुजफ्फरपुर के द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन, हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया है 12 जनवरी को। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और इसी के उपलक्ष्य में और तथा राम मंदिर का 1 वर्ष पूर्व हुआ है, 11 तारीख को होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मुजफ्फरपुर के गौशाला परिसर में, सिकंदरपुर गौशाला परिसर में एक हिंदू महासमागम का एक आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता जो भी हैं, सभी संगठन, सभी यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो बाबा गरीबनाथ के जितने भी सेवा दल हैं, सभी संगठनों के लोग मिलकर ये हिंदू धर्म सभा का आयोजन किए हैं, जिसमें सभी हिंदू भाइयों की सहभागिता से ये धर्म सभा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बहुत सारे अपने जिला के और जिला के आसपास के क्षेत्रों के एवं नेपाल से भी कई साधु संत महात्माएं लोग आ रहे हैं इस धर्म सभागम में। कई राजनीतिक लोग आ रहे हैं और हम सभी से यही निवेदन करेंगे कार्यक्रम संयोजक होने के नाते कि आप सभी लोग इस चीज़ में एकजुट हों और एकजुट होकर इस धर्म सभा को सफल बनाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन विशेष का नहीं है, ये सर्व हिंदू समाज के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। सनातन सम्मेलन का एक विशेष उद्देश्य है और जैसा कि आपको बताया गया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है, दूसरा कि ये महाकुंभ का वर्ष है, तो महाकुंभ शुरू होने से पहले हम एक संदेश देना चाहते हैं हिंदू समाज को। तीसरी बात कि हम सभी एक हैं, इसीलिए इसका थीम भी रखा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी थीम को लेकर के हमको पूरा संदेश देना है और इसको कार्यक्रम के दिन भी और कार्यक्रम से पहले भी इसका प्रचार प्रसार बैनर के माध्यम से और माउथ कैनवासिंग के माध्यम से भी चल रहा है। उस दिन पूरे शहर के विभिन्न भागों से जुलूस की शक्ल में और बाजे गाजे के साथ विभिन्न देवी देवताओं की आकृति बनाकर हमारी टोलियां आएंगी और वो सभा स्थल पर पहुंचेगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर से लेकर बाबा हरिहर नाथ मंदिर तक जितने भी बिहार के प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ के संत महंतों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही नेपाल में जो बाबा पशुपतिनाथ मंदिर है उसके न्यासी और राज परिवार के मुख्य पुरोहित हैं पंडित अर्जुन प्रसाद वास्तोला। इसके अलावा नेपाल जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सन्मार्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
खेम आचार्य जी, तो विदेश से भी हमारे कुछ प्रतिनिधि हिंदू नेता आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक जो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम उस दिन होगा। और इसके अलावा हम 5 प्रस्ताव भी पास करेंगे, उसमें उन प्रस्तावों को रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। ये हमारी संरचना होगी और इसी संरचना के आधार पर कार्यक्रम अंतिम चरण में है। इसके साथ जो भी सनातनी योद्धा का विशेष योगदान रहा है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो उनको सम्मानित भी किया जाएगा त्रिशूल देकर, उसके साथ सम्मान पत्र भी उनको दिया जाएगा। व्यवसायी संघ सरैया के सचिव नन्हक शाह एवं उनके पुत्र निशांत कुमार पर किए गए रंगदारी मुकदमा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को व्यवसायी संघ सरैया की ओर से मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया एवं समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। मौके पर एक प्रतिनिधि मंडल ने जाकर पुलिस उप महानिरीक्षक को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से कहा गया कि विगत 5 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया की 4 दीवारी एवं शौचालय तोड़कर उसकी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं और उनके गुंडों ने व्यवसायी संघ सरैया के सचिव नन्हक शाह पर जानलेवा हमला किया और उल्टे उन पर एवं उनके पुत्र निशांत कुमार पर रंगदारी मांगने का झूठा मुकदमा कर दिया। यह सब इसीलिए किया गया है कि लोगों में भय पैदा किया जा सके और नन्हक शाह को अस्पताल की जमीन बचाने की लड़ाई से अलग किया जा सके। पुलिस उप महानिरीक्षक ने अपने स्तर से जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मौके पर व्यवसायी संघ सरैया के अध्यक्ष शशिकांत शाह, उपाध्यक्ष उमेश राय, अजय गुप्ता, राजकिशोर राय, डॉक्टर जमील अहमद, अशोक कुमार, वीरेंद्र राय, प्रमोद शाह सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। अभी देखिए, हम लोगों के सचिव हैं नन्हक शाह सरैया व्यवसायी संघ के, उन पर हम द्वारा 5 दिसंबर को उनका जो केस हुआ सरैया में दर्ज है, थाना कांड संख्या 568 है, उसके विरोध में उन लोगों ने भूमाफियाओं ने साजिश रच करके झूठा रंगदारी का मुकदमा सरैया थाना में दर्ज कराया है। इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से डीआईजी साहब से मांग करने आए हैं कि उसको जांच करके उसको रद्द किया जाए, जो झूठा मुकदमा। जी, वो भूमाफिया लोग जो हैं वही सरैया हॉस्पिटल का जिन्होंने कब्जा कर लिया है, 62 फीट ज़मीन उन्होंने सरैया का कब्जा करके उस पर अपना प्लॉट लेकर के लोग मकान बना रहे हैं। उस विरोध में है नन्हक शाह जो व्यवसायी संघ के सचिव हैं, जो जनसंघ घर समिति है वहाँ, उसमें वो सदस्य हैं और डीआईजी साहब से 3 दिसंबर को मिले भी थे, उसमें उनका हस्ताक्षर है। इसके एवज में वो लोग 5 तारीख को हमला कर दिए कि भाई लोग नेतागिरी कर रहे हैं, उससे उन लोगों को दिक्कत हो रहा है किए, लेकिन कोई मैंने सब लोग मैंने उसमें मैंने नहीं, हम लोग सर्टिफाई नहीं है, कोई भी खूंटा नहीं गाड़ा गया है, ना कोई पिलर वहाँ किया गया है। सब लोग मैंने मिल करके मैंने मिली भगत करके वो कर रहे हैं। उमेश कुमार उपाध्यक्ष हुए हम सरैया व्यवसायी संघ के। वही मांग है, अभी तो हम लोग मांग करने आए कि जो झूठा मुकदमा हुआ है उसको रद्द किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर वन नेशन वन एजुकेशन की मांग तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नए विधान पार्षद बंशीधर बृजवासी ने की है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित हजाम टोली में नवनिर्मित गली के रोड और नाला निर्माण के शिलान्यास को पहुंचे विधान पार्षद बंशीधर बृजवासी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कॉमन स्कूली सिस्टम की मांग की। उन्होंने कहा कि इस देश में अगर 2 तरह की शिक्षा लागू होती तो उसे 2 रंगी शिक्षा कहते, 3 तरह की शिक्षा लागू होती तो तिरंगी शिक्षा कहते, लेकिन इस देश में बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है जो इस देश के लिए घातक है। इसका शिकार गरीब तबके के लोग होते हैं। देश में कहीं भी जब कंपटीशन के लिए परीक्षा होती है तो वह एक ही प्रणाली पर होती है, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो वह अलग अलग प्रणाली के तहत की जाती है। हमारी मांग है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता। उसको लेकर नई शिक्षा नीति फिर बदलाव हुआ है, नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेकर आई है। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा नीति को लेकर सरकार की? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि शिक्षक रहे नहीं हैं। शिक्षक जो एक बार हो जाता है ना, वो शिक्षक जो लोग कहते हैं कि और सेवा में रिटायर हो जाते हैं, शिक्षक कभी रिटायर भी नहीं होता है, शिक्षक सेवानिवृत्त नहीं होता है। शिक्षक तो एक परंपरा है। तो हम शिक्षक हैं,
शिक्षा के मर्म को समझते हैं, शिक्षकों के दर्द को समझते हैं, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों, अभिभावकों, सभी की परिस्थितियों को मैं समझता हूँ। इस देश के अंदर यदि 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो उसे हम 2 रंगी शिक्षा व्यवस्था कहते। अगर 3 तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो उसको हम 3 रंगी शिक्षा व्यवस्था कहते। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है जो इस देश के लिए घातक है। आपको पता है, आप बिहार बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा में, आप जाकर हिंदी की किताब उठाइए, उस हिंदी की किताब में मनोज तिवारी का व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ाया जा रहा है। वही मनोज तिवारी का व्यक्तित्व जो मनोज तिवारी गीत गाता है, बगल वाली जान मारे में। तो गरीबों के बच्चे का आदर्श मनोज तिवारी बनेंगे और अमीरों के बच्चों का आदर्श आइंस्टाइन बनेंगे। और जब नौकरियों की परीक्षा होगी तो उसमें आइंस्टाइन की जीवनी से सवाल होंगे, मनोज तिवारी के व्यक्तित्व से सवाल नहीं होंगे। इस बारीक से सवाल को उठाना चाहता हूँ। एक देश, अब भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल हुई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो आप 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात करते हैं, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। तो जब 1 नेशन 1 इलेक्शन आपको सूझ गया तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं सूझ रहा है? 1 नेशन तो 1 एजुकेशन भी होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करिए कि चाहे रानी की संतान हो या भंगी की संतान हो, चाहे मनरेगा मजदूर का कोई औलाद हो या राष्ट्रपति का औलाद हो, सभी की शिक्षा एक समान हो। एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक स्कूल, एक शिक्षक, एक व्यवस्था, एक परीक्षा आप लागू कर दीजिए और इसको सख्ती से लागू करिए। और नहीं तो गमे वतन जब सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। गमे वतन जब सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जहां भीड़ में खो गई प्रतिभाएं, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए प्रतिभाएं जो है सड़कों पर इसी प्रकार से, वह कूड़ेदानों में प्रतिभा चली जाएगी और आज प्रतिभा सड़कों पर ऐसे ही बिखर कर फिर पलायन के लिए मजबूर होगी। और जो बड़े ऊंचे घरों में मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए गायघाट विधायक निरंजन राय ने जारंग स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के बीच शॉल का वितरण किया। इस दौरान विधायक निरंजन राय ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुमन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी राशि का गलत तरीके से यहां इस्तेमाल किया गया है। किसी खास व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए अलग अलग टेंडर की बजाय एक ही व्यक्ति के नाम से टेंडर जारी कर दिया गया, जिसने घटिया क्वालिटी का इनर और शॉल बच्चों के बीच वितरित किया। इसकी शिकायत जब उन्हें मिली तो उन्होंने खुद आकर इसकी जांच पड़ताल की और बच्चों के बीच अपने खर्चे से सभी को शॉल वितरित किया। उन्होंने कहा कि अविलंब इसकी शिकायत वे जिलाधिकारी से करेंगे और आगामी विधानसभा सत्र प्रारंभ होने पर सदन में भी इस बात को रखेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक विद्यालय में जाकर जांच की तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार दिखा। इसका मतलब कि सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी की जांच पर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज गायघाट प्रखंड अंतर्गत जारंग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो बच्चियां यहाँ हैं, उन लोगों के सभी लोगों को अपने स्तर से सभी बच्चियों को शॉल भेंट किया है। चूँकि जाड़ा का समय है और काफ़ी यहाँ तो गरीब बच्चियाँ पढ़ती हैं, को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, ऐसी हमें जानकारी मिली। और यहाँ जो है भारी पैमाने पे इस कस्तूरबा गांधी में जो सप्लाई आपूर्ति की गई है, जो भी चाहे वो इनर हो या फिर शॉल हो, बहुत ही घटिया तरीका का शॉल और वो इनर आपूर्ति किया गया है। और यहाँ की जो संभाग प्रभारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुमन, किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए उन्होंने जो अलग अलग टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए उसको नहीं करके उसको एक बड़ा टेंडर बना के और किसी खास व्यक्ति को उसने लाभ पहुँचाया। और ये देख लीजिए कि अभी जाड़ा का मतलब एकदम ऊंचाई माने काफ़ी बढ़ गई है। ठंड का जो समय है ये अक्टूबर में ही इसका होता है, ये टेंडर होता है और अक्टूबर में ही इसकी सप्लाई हो जाती है। अभी जनवरी आ गया
और अभी तक के लंबे समय से आजकल करते हुए लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब बच्चियों के साथ जो इन लोगों को जो ठंड के समय में परेशानी हुई है और अभी अफरा तफरी में वो घटिया सामान की आपूर्ति की गई और जिसे बच्चियों को जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा है उससे भी वंचित करने का जो काम किया जा रहा है, घटिया सामान की आपूर्ति की जा रही है, जिसकी जानकारी मिली तो हम यहाँ अपने स्तर से शॉल लेकर के कि सब लोगों को शॉल दें कि जाड़ा का समय है और इन लोगों को जाड़ा में अपने आप को बचाव करने का मौका मिले। जो ठंड का भी जो काफ़ी ठंड है, जिस समय समझिए कि खून जमा देने वाली ऐसी ठंड है, इसमें इस तरह की जो लापरवाही हो रही है उसके लिए हम मांग करना चाहते हैं। और आगे अभी फिर विधानसभा खुलेगा, उसमें हम उसमें इस बात को रखेंगे भी कि सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जांच पूरे बिहार स्तर पर कराई जाए। चूँकि जब एक जगह का मामला ऐसा है तो सभी जगह इस तरह का खेल किया गया होगा, लेकिन हमारे गाय घाट में जिस तरह से हुआ है ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सरकारी राशि आती है उस सरकारी राशि को उसका जो सामान है सही रूप से बच्चियों को उसका लाभ मिले, उस तक के जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन बच्चियों का जो हकमारी की जा रही है, कुछ जो पदाधिकारियों के द्वारा कुछ लोगों की मिली भगत से जो ये गलत किया जा रहा है उसके खिलाफ हम अभी जो जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर उनको भी अवगत कराएंगे, उनसे भी जांच के लिए कहेंगे और फिर विधानसभा में भी अभी आगामी जो सत्र मानसून ये जो बजट सत्र आएगा जो फरवरी मार्च से शुरू होता है उसमें हम इन बातों को रखेंगे और निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। नहीं तो इसके लिए मैंने ऐसा किया गया है कि बगैर किसी प्रोसीडिंग का, बगैर किसने क्रय किया, कैसे टेंडर मैंने सारी की सारी है कि स्कूल वाइज टेंडर होता है जो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग मोटा अमाउंट करके किसी खास व्यक्ति को देके पूरा लूट, बिल्कुल 100 रुपये का चादर और 100 रुपये 200 रुपये का वो करके 300 साढ़े 300 रुपये का सामान दिया गया। अब जो बच्चियां हैं इनके हक की मारी की जा रही, इनको जो वास्तविक सुविधा मिलना चाहिए, इनको जो इसका लाभ मिलना चाहिए, जो इनके लिए सामान क्रय होता है और ठंड का समय ये टेरिकॉट जैसा ये दे रहे हैं, क्या होगा ठंड से बचाव। अभी देख लीजिए ये गरीब बच्चियां जो यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रहती हैं उनके साथ इस तरह का किया जा रहा है, ये बड़ा घोर ये मैंने अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ हम यहाँ के इसके जो संबंधित पदाधिकारी हैं और जो इसमें संबंधित दोषी लोग हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से हम आवाज़ बुलंद करेंगे और जब तक इन बच्चियों के साथ इनका जो हकमारी हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगे और वैसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।